अनाहत चक्र। अनाहत चक्र। इसमें चौथे कॉलम में क्या लिखना है? चौथे कॉलम में हमने बताया ना कि ये हमारे पाचन संस्थान को नियंत्रित करता है। तीसरे कॉलम में हमने आसन बताया था। दीदी तंत्र में बताया है, सक्रियता में आप कुछ भी नहीं बता रहे हैं लिखने, लास्ट वाले कॉलम में। लास्ट वाले कॉलम में यही तो बता रहे हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी डिफिशियंसी उत्पन्न होती है। कब्जियत, एसिडिटी, मधुमेह और ये सब जो होती है ना, तो इनको लाभ मिल जाता है यदि हम अपने मणिपुर चक्र को सक्रिय रखते हैं। यानी पाचन संस्थान से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, चाहे किसी के लिवर में प्रॉब्लम होती है, देखो बहुत सी समस्याएं, हम विस्तृत इसलिए नहीं बोल रहे थे। पैंक्रियास में हमने एक उदाहरण बताया कि इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, तो हम लोग ऊपर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं जिनको शुगर की बीमारी होती है ना। फिर जो जिनको एसिडिटी या कोष्ठबद्धता होती है, तो वो क्या करते हैं, मल बन जाता है। कई लोगों को बहुत कड़ा मल होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको मल को लूज करने के लिए फिर त्रिफला चूर्ण लेना, गर्म पानी लेना, यानी ये डिफिशियंसी उत्पन्न होती है। ये बताया था 5वें कॉलम में। और ऐसी तो बहुत सारी बीमारियां, देखिए आजकल लिवर भी जब पचा नहीं पाता ना भोजन को, तो जल्दी जल्दी मोशन होता है। आप देखिए कई लोगों की आदत होती है, भोजन करते हैं और उनको मोशन की अनुभूति होती है उस समय कि अरे यार खाना खाया और अब जाना है, खाना और जाना, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये सब जो डिफिशियंसी है ये हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होती। पैंक्रियास भी हमारा अच्छा रहता है, लिवर भी अच्छा रहता है, हमारी इंटेस्टाइन भोजन का पाचन कर लेती है। जिनको एसिडिटी क्यों होती है, भोजन का पाचन नहीं होता, तो वो भोजन गैस रूप में बनता है शरीर के अंदर। कहीं छाती में दर्द होता है, कहीं पेट में दर्द होता है, डकार आती है, नीचे से भी गैस बाहर होती है। फिर कई बार हम लोगों को इसके कारण शर्मिंदगी का भी वो उठाना पड़ता है, कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है ना। तो ये सब तो हमको यदि बचना है तो हमें अपने मणिपुर चक्र को सक्रिय रखना है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब हम बात कर रहे थे अनाहत चक्र की। अनाहत चक्र की स्थिति जो है वो हमारे दोनों छाती के यानी दोनों ब्रेस्ट के मध्य में बताई गई है। अनाहत चक्र की स्थिति। अनाहत चक्र जो है उसका संबंध प्राणायाम से बताया गया है। अष्टांग योग के चौथे अंग प्राणायाम। चौथे खंड में लिखेंगे कि यह हमारे परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम को नियंत्रित करता है, कंट्रोलिंग करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, यानी हमारे शरीर में जो भी आवागमन होता है, जैसे हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे खून का प्रवाह, रक्त प्रवाह इधर उधर होता है। हृदय से क्या होता है, हमारे शरीर में धमनी, शरीर रचना विज्ञान में आपने पढ़ा होगा हृदय की रचना में कि हमारे 4 भाग होते हैं, दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय, बायां निलय, ऑरिकल वेंट्रिकल जिसको कहते हैं। ये सब पढ़ा था ना आप लोगों ने, शरीर रचना विज्ञान की क्लास हो गई, हमको मालूम है। हमारी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने लिया था, बहुत सुंदर सत्र रहता है उनका, है ना। तो वो जितना भी परिवहन है, रक्त प्रवाह है, वो हमारे शरीर में सुचारू रूप से होना चाहिए। इस तंत्र को यदि हम सक्रिय अवस्था में रखते हैं, अनाहत चक्र को यदि हम सक्रिय अवस्था में रखते हैं, तो हमारे संपूर्ण शरीर में जो परिसंचरण है वह अच्छे से होता रहता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता रहता है, रक्त प्रवाह या धमनी सिरों में ब्लॉकेज नहीं आते। अवरुद्ध आ जाता है, आपने सुना ना ब्लॉकेज, नाम सबने सुना है। शरीर में क्या होता है, हार्ट में ब्लॉकेज आ गए, है ना, हार्ट सही ढंग से काम नहीं कर रहा, रक्तचाप बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है,
तो ये डिफिशियंसी उत्पन्न होती है इस चक्र के निष्क्रिय होने से। सबको मालूम है, सब नाम मालूम है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, लो होने लगता है। तो क्यों होने लगता है कि जब हमारा अनाहत चक्र जो हमारे दोनों स्तनों के मध्य में, दोनों ब्रेस्ट के मध्य में स्थित है, वह जब सक्रिय नहीं रहता तो ये सब हार्ट में डिफिशियंसी उत्पन्न होती है। हार्ट हमारा सही ढंग से काम नहीं करता, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते हैं हाँफने लगते हैं, थोड़ा सा चलते हैं वॉक करने जाते हैं हाँफने लगते हैं, थोड़ा सा घर में किचन में काम किया थक गए भैया बैठ जाते हैं, कहीं किसी कार्यक्रम में गए शादी विवाह में थक गए बैठ जाते हैं, बैठने की जगह ढूंढते हैं। तो हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से आएगी? जब हमारा अनाहत चक्र सक्रिय रहेगा। कितना सरल शब्दों में हमने आप लोगों को बताया है। तो अनाहत चक्र जब, तो और क्या करना है इसके लिए? अष्टांग योग का जो चौथा अंग का आपका नाम लिखा है, आप लोगों ने क्या नाम लिखा? प्राणायाम। तो प्राणायाम आपको करना है, प्राणों को आयाम, प्राणों को साधना। प्राणायाम कैसे? 8 प्राणायाम करते हैं आप लोग सुबह सुबह। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उदगीत, उज्जाई, प्रणव, ये सब 8 प्राणायाम करते हैं ना। तो इन ऊपर आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। प्राणायाम में 90%, 80% से 90% लाभ होता है हमारे शरीर में, इतनी एनर्जी उत्पन्न होती है। यदि आप आसन व्यायाम के लिए तो आपकी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको यदि कर लेते हैं तो शारीरिक श्रम हो जाता है, लेकिन हमारा जो प्राणों का व्यायाम है वो प्राणायाम के माध्यम से होता है। तो हम यदि ये 8 प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा हमारे अनाहत चक्र को मजबूत करती है, जिससे में हमारे शरीर में हृदय रोग से संबंधित बीमारियां नहीं होती। ना हृदय में ब्लॉकेज आते हैं, ना अटैक आने का खतरा रहता है, हृदयाघात नहीं होता, हार्ट फेल नहीं होता, हमारा रक्तचाप नहीं बढ़ता, हमारा रक्तचाप कम नहीं होता। तो ये सब बीमारियों से 5वें खंड में लिख लेंगे। और हमारे फेफड़े, प्राणायाम करने से हमारे जो लंग्स ये जो हैं ये बहुत मजबूत होते हैं। फेफड़े मजबूत होते हैं ना। फेफड़े में आपने फेफड़े की चित्र देखा होगा, फेफड़े के चित्र में इतने असंख्य छिद्र होते हैं और जब हमारे ये छिद्र जो है वो चोक हो जाते हैं तो सांस लेने में, दमा की बीमारी, अस्थमा की, देखो एक और भूल गए थे, दमा अस्थमा की बीमारी भी जो इनको होती है ना, श्वास की बीमारी जिसको कहते हैं, तो हम प्राणायाम के द्वारा अपने फेफड़ों को यदि स्वस्थ रखते हैं तो हमें दमा की बीमारी नहीं होती। अब चलते हैं 5वें चक्र की ओर। ओम दीदी, बोलिए। अनाहत चक्र है, इसकी स्थिति कहाँ पर होती है? इसकी स्थिति हमारे दोनों ब्रेस्ट के मध्य में बताई गई। जी दीदी जी। दोनों स्तनों के मध्य, दोनों ब्रेस्ट के मध्य, दोनों छाती के मध्य, ऐसे कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। परिसंचरण तंत्र को यह नियंत्रित करता है। प्राणायाम इसका अष्टांग योग का अंग था और इसकी निष्क्रियता से हमने आपको बता दिया कि हमारी इसको करने से हमारी हड्डियां मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। बहुत मैंने बताया ना, प्राणायाम क्या है, लगभग 80 भी मत कहिए, 99% लाभ हमारे प्राणायाम से हमारे शरीर को होता है। इतनी एनर्जी मिलती है, हमारी हड्डियां मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, ज्यादा चलने से थक जाते हैं, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है, विटामिन डी की कमी होने लगती है। तो यदि हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी हड्डियां मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। अब चलते हैं 5वें चक्र की ओर। 5वें चक्र का नाम है विशुद्धि चक्र, थ्रॉट साइकिल जिसे कहते हैं ना। अनाहत साइकिल, तो अनाहत चक्र को अनाहत साइकिल ही कहते हैं। विशुद्धि चक्र, थ्रॉट साइकिल, यह हमारे कंठ में स्थित होता है, हमारे गले में। इसकी स्थिति हमारे कंठ में बताई गई। अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार से संबंध होता है इसका।
प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार संक्षिप्त में कि हम प्रत्याहार के द्वारा अपने शरीर से आलस्य व प्रमाद को दूर करते हैं और सात्विक रूप से अपने चित्त को, मन को दिव्य बनाते हैं। ये है प्रत्याहार। फिर चौथे कॉलम में लिखेंगे कि ये हमारे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र जब हमारा सक्रिय रहता है तो सब कुछ अच्छा रहता है ना, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जब यह निष्क्रिय होता है तो अब कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? चूंकि कंठ में स्थित है तो कंठ से संबंधित सबसे पहली तो बीमारी का नाम हम आपको बताएं कि हमारे कंठ में जो गला है कहते हैं थायराइड। यस, थायराइड ग्लैंड हाँ, हमारी और महिलाओं में देखिए मोटापा बढ़ता है और उनमें थायराइड बढ़ता है तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सुबह सुबह खाली पेट वो थायराइड की गोली लेना नहीं भूलती। सब काम उनको याद रहे ना रहे, लेकिन थायराइड की गोली लेना है ये तो याद रहता है कि ये सुबह उठी खाली पेट थायराइड की गोली लेना है। तो थायराइड गले से संबंधित। फिर इसके अलावा चूंकि हम गला अस्वस्थ रहेगा, श्वसन तंत्र हमारा निष्क्रिय होगा तो श्वसन तंत्र क्या है? श्वास है ना, श्वास प्रश्वास, श्वास को लेना छोड़ना, श्वास को लेना छोड़ना। तो जब हमारा श्वसन तंत्र निष्क्रिय होगा तो फेफड़े भी हमारे अस्वस्थ हो जाएंगे। फिर यहाँ पे भी क्या कंडीशन आएगी? दमा की प्रॉब्लम हो जाएगी, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा। जल्दी देखिए आप धूल से या फिर किसी भी चीज से आपको एलर्जी रहती है तो मान लो सब्जी में ही बघार लगाया, थोड़ी सी मिर्ची की छौंक चली और उसी समय छींक आने लगती। और कई लोगों को तो सुबह इतनी छींक आती है, इतनी छींक आती, वह उठे और छींकना शुरू कर देते। फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ, जब और दिन निकला तब वो फिर सामान्य हो जाती। तो ऐसी जो बीमारियां हैं ये उत्पन्न होती हैं। दीदी ऐसा क्यों होता है? सुबह सुबह सर्दी वो जो छींक आती है, वो हमारा ये जो चक्र है ना, विशुद्धि चक्र अनियंत्रित हो जाता है। हमें इतनी क्षमता नहीं रहती कि हम अपने श्वसन तंत्र को सुदृढ़ बनाए, मजबूत बनाए, ताकतवर बनाए। श्वास प्रश्वास लेने में थोड़ी भी तकलीफ हुई, जरा सी कहीं की कुछ स्मेल ही आ गई या थोड़ा सा धूल के कण आ गए, जैसे वातावरण में गए, मोटर गई, गाड़ी गई बाजू से तो पेट्रोल उसकी जो भी उस धुआं निकला उससे वहीं शुरू हो जाते हैं। कई लोग, हमने बहुत से ऐसे लोगों को आसपास महसूस किया है कि उनको इतनी एलर्जी रहती है, जरा गाड़ी का धुआं आया और फिर उनको गले में खांसी आने लगती है, नाक से पानी आने लगता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है गले से रिलेटेड, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगी तो गोइटर हो जाता है। आपने देखा है ना, गलकंड की बीमारी जिसको कहते हैं, गलकंड, ऐसा गले में ग्रंथि बढ़ जाती है, गोइटर रोग कहलाता है वो। घेंगा रोग जिसे कहते हैं, कई साधारण भाषा में घेंगा, गलकंड, ऐसे बहुत से हमने भी देखा है। तो कम रहती है गलकंड की बीमारी। तो इसको हमको अच्छा रखना है, अपना प्राणायाम तो करना ही करना है। प्राणायाम इसलिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ रखता है क्योंकि ब्रीदिंग की जो प्रक्रिया है, श्वास लेना छोड़ना, सब चीज हम भूल सकते हैं, हम भोजन छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन हम सांस लेना और छोड़ना नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जिस दिन हम सांस लेना छोड़ देंगे उस दिन क्या होगा? सामना सत्य हो जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा हंसने के लिए बोला भाई, है ना? तो हंसते मुस्कुराते रहा करें हमेशा जीवन में। जो लोग हंसते मुस्कुराते रहते हैं वो सब के पास से ये सब बीमारियां दूर से ही भाग जाती हैं कि भैया यहाँ हमको स्थान नहीं मिलना। हमेशा अपने मन और मस्तिष्क को क्या रखना है? बिल्कुल खुला, स्वतंत्र, स्वच्छंद रखना है। तो ऐसा आप स्वच्छंद रखें, कितनी भी परिस्थितियां आए,
बच्चों का टेंशन, परीक्षाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां से जूझना, लेकिन मन को प्रसन्न रखना, मस्तिष्क को प्रसन्न रखना, तो हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। छठवा चलते हैं आज्ञा चक्र। जल्दी जल्दी ले लेते हैं, देखिए टाइम हो रहा है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र की स्थिति हमारी दोनों भौं के मध्य में, सबको मालूम है, ध्यान करते हैं रोज, तो कहते हैं कि भ्रुकुटी मध्य पर ध्यान लगाइए। और हमारे ये जो अष्टांग योग का तीसरा छठवां अंग है धारणा, धारणा से संबंधित होता है। नियंत्रण किसका करता है? तंत्रिका तंत्र का। अब चूंकि स्थिति यहाँ मध्य में बताई गई, तो हमारे मस्तिष्क में ये तंत्रिका तंत्र है। सारी बहुत सारी तंत्रिकाएं तंत्र है ना। अभी सुबह सुबह योग श्री दीदी बता रही थी कि हमारे शरीर में कितनी नस नाड़ियां हैं, किसी को मालूम है? मालूम है? बताओ। अभी सुबह हमने सुना 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं। इतनी सारी, ठीक है। 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, जिसका केंद्र बिंदु हमारा आज्ञा चक्र है ना। ध्यान लगाते हैं ना, धारणा करते हैं जब, देखो कहते हैं ना कि दोनों भुक्ति मध्य के बीच में ध्यान लगाइए। और मुख्य जो नाड़ियां 3 बताई गई हैं, सुबह दीदी ने नाम बताया था, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हाँ, ये 3 नाड़ियां मुख्य हैं, इड़ा बायां स्वर, पिंगला दायां स्वर और मध्य की सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी। संपूर्ण नाड़ी तंत्र जो है वो हमारी आज्ञा चक्र से संबंधित होता है। और हमारा आज्ञा चक्र कब शांत रहता है? जब हमारा प्राण तथा मन शांत हो जाता है, तो नर्वस सिस्टम स्वस्थ एवं संतुलित हो जाता है। और जब इस नाड़ियों में विकृति आती है, ये नाड़ी हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत का कार्य करती हैं। और जब ये नाड़ियां निष्क्रिय होती हैं, देखिए जब हमारा आज्ञा चक्र निष्क्रिय होता है तो हमारे शरीर में कौन सी डिफिशियंसी उत्पन्न होती है? सिर दर्द, अनिद्रा, मूर्छा, पक्षाघात, लकवा लग जाता है बहुत से लोगों को। क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत प्रेशर ले लेते हैं वो लोग, है ना। नाड़ी तंत्र में हमारी नाड़ियों पर जब प्रभाव पड़ता है तो ये सब बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। रात को नींद खुलती है तो नींद नहीं आती, आधा सिर दर्द होता है जिसे माइग्रेन पेन कहते हैं। सबको मालूम है, सब बीमारियों के नाम सबको मालूम है, हमको सब मालूम है, ठीक है ना। तो यदि हम अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय रखते हैं तो इन सब बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है ना। लिख लिया सबने? बहुत सुंदर बातें हैं इसके बारे में कि हमारी जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है उसका ये त्रिवेणी संगम है। जैसे अभी सब लोग करोड़ लोग प्रयागराज में नहा स्नान करने के लिए गए थे ना, कि हमको स्नान करने जाना, डुबकी लगाने जाना, डुबकी लगाने जाना। तो हमारे शरीर का प्रयागराज ये है भ्रुकुटी मध्य आज्ञा चक्र, और इसको आपको हमेशा स्वस्थ रखना है, सक्रिय रखना है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अब थोड़ा जल्दी चल रहे हैं हम, और कुछ है ना। तो जैसे ही प्रयागराज में डुबकी लगा के आपकी आत्मा तृप्त हो गई थी कि भैया हमने तो डुबकी लगा ली और हम सब पापों से मुक्त हो गए, भाई पापों से कोई मुक्त नहीं हुआ है। डुबकी लगाने से पापों से मुक्त नहीं होते हैं। जब तक आप अपने प्राण पर नियंत्रण नहीं करेंगे, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए प्रयागराज आपके शरीर में ही है। इसी को आपको करना है, स्वस्थ।
यही त्रिवेणी संगम है, ठीक है। तो फिर हम इन सब बीमारियों से बचेंगे ना, हमें लकवा होने की शिकायत होगी, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं कई लोगों को, कहीं पे भी गिर जाते हैं फिर उसे जूता से उड़ा देते हैं, है ना। मिर्गी वाले तो जूते से उड़ा देते हैं, जबकि वो कोई फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं है वैसा करना। लेकिन कहीं कुछ हुआ, पक्षाघात हुआ तो उन्होंने कहा मिट्टी तेल पिला दिया, तो ये सब नहीं। जो हमारा शरीर है उसको हमारे आज्ञा चक्रों को यौगिक क्रियाओं से स्वस्थ रखना है, प्राणायाम के माध्यम से। तो आपका आज्ञा चक्र स्वस्थ रहेगा। अब चलते हैं 7वें चक्र की ओर, जिसका नाम है बिंदु चक्र या मनुष्य चक्र। बिंदु चक्र या मनुष्य चक्र या चंद्रस्य तत्व, बहुत सारे नाम है हमारे बिंदु चक्र के। ये थोड़ा चक्र थोड़ा कठिन है, देखो ध्यान से सुनना सब लोग, है ना। बिंदु चक्र या मनुष्य चक्र का जो संबंध बताया गया है वो अष्टांग योग के ध्यान से बताया गया है। पहले तो नोट कर लो आप लोग। इसकी स्थिति कहाँ बताई गई है? हृदय के पास स्थित होता है यह। इसकी स्थिति जो है, बिंदु चक्र की स्थिति हृदय के पास। फिर यह चौथे में लिखिए, तीसरे में लिखिए पहले कि ध्यान, ध्यान से संबंधित होता है। और चौथा कॉलम में लिखिए कि हमारे कंकाल तंत्र, हड्डियों का ढांचा जो स्केलेटन सिस्टम कहलाता है, उसको नियंत्रित करता है। हमारी हड्डी वाला जो आपने पिंजरा देखा ना, जब आपने विज्ञान पढ़ा होगा तो उसमें चित्र देखा होगा शरीर रचना में, तो हमारे शरीर में यहाँ हृदय के पास पूरा ऐसा पिंजरा होता है हड्डियों का, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र कहते हैं, इसको नियंत्रित करता है। चूंकि हृदय के पास स्थित होता है, इसकी स्थिति बताई गई है हृदय से, है ना। अब देखो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। इसका संबंध हृदय से तो होता ही है, साथ ही हमारे इस मस्तिष्क में एक पीछे जो भाग होता है मस्तिष्क के पीछे, ये कहलाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भाग कहलाता है। इस हाइपोथैलेमस भाग से एक नर्व निकलती है, एक तंत्रिका निकलती है नर्व, उसका रिलेशन जो होता है वो हमारे हृदय से होता है। अब हमारी तरफ देखो, आपने ध्यान का चित्र देखा होगा, ध्यान केंद्र में, वहां पे ध्यान केंद्र में चित्र लगा होता है और व्यक्ति के मस्तिष्क के पीछे एक आकृति बनी होती है और उसके पीछे ऐसा बड़ा ओरा बना रहता है गोल। भगवान के पीछे भी आपने देखा, ईश्वर के साथ पीछे गोला बना होता है, ओरा। ओरा जिसे कहते हैं एक मंडल, है ना, एक आभा मंडल बना रहता है, बहुत सी उससे किरणें निकलती, सबने देखा। और वहां आपने देखा होगा कि एक मस्तिष्क से ऐसी एक लाइन निकलती है, ऐसी निकली निकली और आके वो हृदय में ऐसी दिखती है चित्र में। चित्र की बता रहे हैं आपको, आपने चित्र देखा ध्यान केंद्रों में कई जगह, ऐसी एक लाइन निकलती है और वो आके ऐसी टच रहती है हृदय में। तो ये आज्ञा चक्र हृदय के पास स्थित होता है, लेकिन संबंध कहाँ से रख रहा है? हमारे मस्तिष्क से रखता है। यानी जब यह चक्र निष्क्रिय होगा, देखो हमको आपको क्या बता रहे हैं, निष्क्रिय होगा तो हमारा हृदय जो है वो इफेक्ट होगा, साथ में हमारा मस्तिष्क भी इफेक्ट होगा। हृदय तो होगा ही, मस्तिष्क होगा। कैसे होगा? एक छोटा सा उदाहरण ऐसे होगा कि जब आप बहुत प्रसन्न हुए, मान लीजिए आपने कोई गुड न्यूज सुनी, कोई खुशखबरी सुनी आपने, तो आपका देखना हृदय भी बड़ा खुश हो जाता है और मस्तिष्क भी बड़ा प्रसन्न रहता है, मस्तिष्क में कोई दबाव नहीं रहता। लेकिन उसी के विपरीत जब आप कोई सैड न्यूज सुनते हैं, कोई दुखद समाचार सुनते हैं, फलाना व्यक्ति शांत हो गया या फिर किसी को कोई बीमारी निकल गई या परिवार में किसी के साथ कुछ हो गया, तो आपका हृदय तो द्रवित होता ही है, आपके हृदय में पीड़ा होती है, साथ ही आपके मस्तिष्क में तनाव पैदा होता है, प्रेशर पड़ता है, सिर दर्द होने लगता है, अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, मेरा तो बहुत तनाव है, ये हो। तो ऐसा आज्ञा चक्र का संबंध
हृदय में के पास स्थित है, लेकिन इसका संबंध हमारे इस हाइपोथैलेमस भाग से एक वैगास नर्व निकलती है जो हमारे हृदय को आकर टच करती है। तो यदि हमारा ये हृदय चक्र 7वें 5वें कॉलम में लिख लेंगे कि हमारा यह जो चक्र क्या नाम था 7वें का, मनुष्य चक्र, बिंदु चक्र, यह सक्रिय अवस्था में रहेगा तो हमारा मन मस्तिष्क प्रसन्न रहेगा, और हमारा मन मस्तिष्क प्रसन्न नहीं रहेगा तो फिर ढेर बीमारियां उत्पन्न हो गई शरीर में। सब कुछ हो गया, हृदय से रिलेटेड भी हो गई, मस्तिष्क से भी रिलेटेड हो गई, और सारे शरीर में विकृति आ गई। भूख नहीं लगी तो पाचन संस्थान गड़बड़ हो गया, पाचन संस्थान गड़बड़ हो गया तो उत्सर्जन तंत्र गड़बड़ हो गया, जनन तंत्र गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो हमें इसको स्वस्थ रखना है। और थोड़े जल्दी चलते हैं, सबको समझ में आ गया ना ये। अब 8वां और लास्ट साइकिल हमारा आ गया, कौन सा, सहस्त्र चक्र, सहस्त्र चक्र, नाम नहीं बनता बोलते, क्राउन साइकिल, CROWN, क्राउन साइकिल, सहस्त्रार चक्र, सा हा आधा सा, त्रा में आ की मात्रा, फिर रा, सहस्त्र त्राण। देखो आज बच्चों के जैसे ही बता दिया हमने, सा हा आधा सा, त्रा में आ की मात्रा और रा। मुझे आप सब ऐसे लगते हैं कि जैसे आप सब मेरे जैसे ही तो है ना, इसलिए सबको सरल शब्दों में से। अब इसकी स्थिति कहाँ होती है, ये हमारे इस कपाल भाग में स्थित होता है, सबसे ऊपर। हमारा ये जो कपाल भाग है, तालु मस्तिष्क का सबसे ऊपरी भाग, जो ये रीढ़ की हड्डी, जो हमारी टेलबोन यानी जो मेरुदंड आता है ना, उसका ऊपरी हिस्सा यहाँ तक आता है, पीछे तक, है ना। बताने के लिए हम बता रहे हैं, ये तालु भाग कहलाता है। ये है हमारा सहस्त्र चक्र, सबसे ऊपर स्थिति हो गई। अब ये अष्टांग योग का 8वां अंग है समाधि, समाधि से ये रिलेटेड होता है। समाधि लग गई भैया, अब अपना सेशन भी खत्म होने वाला है, ठीक है। 8वां चक्र आ गया, सहस्त्र चक्र, समाधि, ठीक है। और कौन से चक्र को, हमारे अभी पढ़ा आप लोगों ने, अंतःस्रावी चक्र का आपका एक टॉपिक हुआ होगा, एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा अंतःस्रावी जो चक्र है उसको यह नियंत्रित करता है, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अभी पढ़ा है आप लोगों ने, शायद ये उसका भी हो गया एक आप लोगों का सत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हो चुका, अष्टांग जी, अंतःस्रावी भी हो चुका, अष्टांग योग भी कल हो चुका है। अष्टांग योग भी हो गया। इनको बस थोड़ा सा संबंध बस बता रहे हैं, जल्दी से समाप्त करते हैं, बस समाधि लगने वाली है। तो देखिए, यदि आपका सहस्त्र चक्र सक्रिय रहेगा तो आपका मन प्राण सबको आप नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क में सबसे अग्रभाग में स्थित होता है, और इसको ब्रह्मरंध्र भी कहा गया है आयुर्वेद में। तो हमारा यह जब ब्रह्मरंध्र स्वस्थ रहेगा प्राणायाम योगिक क्रियाओं के माध्यम से, तो हमारा मन प्राण भी नियंत्रित रहेगा। और जब मन प्राण नियंत्रित रहेगा तो हम अपनी चित्त वृत्तियों पर भी नियंत्रण कर पाएंगे। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अपनी चित्त वृत्तियों पर निरोध कर लेते हैं योग के माध्यम से। तो जब हम ऐसा कर लेते हैं, अपने मन और मस्तिष्क प्राण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो सारे द्वंद्व, विकार, द्वेष, क्लेश, ईर्ष्या, जितने भी ये सब भाव हैं, इनसे हम क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। हमारे मन में क्या होती है, प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, ये सब भाव उत्पन्न हो जाते हैं, एक समाधि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और हम क्या होते हैं, अहम ब्रह्म की स्थिति में पहुंच जाते हैं। सुप्रीम पावर जिसे कहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जब लग जाती है तो हम कहते हैं कि सहस्त्र चक्र जो है वो हमारा सक्रिय होगा। पिक्चर में देखा है, हीरो यहाँ मार देता है विलेन को तो वो बेहोश हो जाता है। बहुत कोमल भाग है, सबसे कोमल भाग है अपना, लेकिन उतना ही सुदृढ़ एवं मजबूत होता है। और फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही एक परम आत्मा
तो इस प्रकार से ये 8 अंग, 8 चक्र हमने आपको बताए। और जब 8 चक्र, ये जो चक्र निष्क्रिय होता है ना, तो चूंकि इसमें अपन ने अंतःस्रावी तंत्र बताया, तो अंतःस्रावी तंत्र क्या करती है, प्रत्येक ग्लैंड हार्मोन का स्रावन करती है। तो हार्मोन का असंतुलन भी इसके निष्क्रिय होने से होता है। आप एक लाइन में लिख लें कि इस चक्र की निष्क्रियता से हार्मोन असंतुलित होते हैं, हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। तो सबको योग करना है, प्राणायाम करना है, जिससे ये 8 चक्र जो हैं यह सक्रिय रहें और ऐसी कोई भी बीमारी नहीं हो और आप सब स्वस्थ रहें। बताने के लिए बहुत है, लेकिन समय की मर्यादा है। शुभावती दीदी सबको सब बता दिया है। जी जी, चलिए समय भी काफी हो चुका है। समय भी हो आज चुका है, के 8 हो गया है। हाँ, आज के मैं सुंदर चाहती सत्र हूँ के दीदी, थोड़ा विस्तृत विषय है, थोड़ा विस्तृत बताने में थोड़ा टाइम हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी, चलता हम है। चाहते हैं कि जितने भी योग साधक जुड़े हैं, इनको जो भी हम यहाँ बौद्धिक सत्र में बताते हैं, तो उसका पूरा ज्ञान इनको हो जाए, इसलिए प्रयास करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है इसको हम अच्छे से बता पाएँ। हम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं। आप लोग उसका लाभ यदि ले पाते हो तो हमको भी प्रसन्नता होगी। समाप्त कर लेते हैं यदि दीदी के जैसे आदेश हों। शुभावती दीदी, सादर ओम, सादर धन्यवाद जी जी आपको। जी, बहन संगीता जी, दीदी इसको पीडीएफ भेज बहुत दीजिए। संगीता दीदी, आपने बहुत कठिन सब्जेक्ट को हंसते हुए बहुत सरल शब्दों में हम लोगों को समझा दिया, बहुत अच्छे से समझ में बहुत आया। बहुत सुंदर बहुत बहुत सत्र बहुत रहा। सुंदर, धन्यवाद। बहुत आपका अच्छे बहुत से ही आज हमारी समझाया, का साधारण सागर, बोल बिल्कुल हंसते हुए और बहुत कठिन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एक एक जी चीज। हाँ, और ऐसे ही हंसते रहना, सबको हंसते मुस्कुराते रहना है सबको, है ना। और जो योग करेगा वो सब हंसेगा। जी हाँ नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सागर धन्यवाद आपका, सबका सागर धन्यवाद। जितने लोग जो जुड़े हुए हैं, सुमन जी जुड़ी हैं, जिनके वीडियो ऑन है मुझे दिख रहे हैं, भारती जी दिख रही हैं, भारती दीक्षित जी दिख रही हैं। कोई बालाघाट से भी है क्या? बालाघाट से बहुत कौन है? सुंदर सत्र रहा। जी दीदी, बालाघाट से संगीता दीदी मंजू जी बहुत हैं, सुंदर मंजू लोग जैन बहने हैं बालक। जी हाँ, सबका स्वागत है, सबको सादर धन्यवाद। हाँ, मनीषा जी जुड़ी हैं, सबको सादर धन्यवाद, सबको सादर ओम भाई। ओम दीदी। ओम। आदरणीय बहन संगीता जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। समस्त महिला पतंजलि परिवार की ओर से पुनः पुनः साधुवाद, धन्यवाद। आप स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हुए इस सेवा से जुड़ी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आज के इस विषय को हमने पहले ही कहा था, आपकी विशेषता है कि आप बहुत ही सहज सरल भाषा में हंसते मुस्कुराते हुए समझाती हैं, और ये बात हमारे साधक भाई बहनों को महसूस भी हुई और उनको अच्छा लगा, इसके लिए भी धन्यवाद। चलिए आज का सत्र समापन करते हैं। ओम सभी को, सबका दिन शुभ मंगल हो। सभी आदरणीय को प्रणाम। ओम। तो इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए लगातार हम सबको सेवा देते हैं। ओम जी। ठीक है, बंद करें।